मेरे साथ पीडीएफ चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन हैं। हकीम साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सियासी मंजरनामा चल रहा है, कई तरह के बयानात है, वैष्णो देवी एडमिशन रो है, सयाहती मकामात बंद पड़े हैं, लोगों के साथ जो हुकूमत ने वादे किए थे उसका मसला है, तो कैसे देखते पूरे सियासी मंजरनामे को आप? ये बदकिस्मती की बात है कि आपको मालूम है कि लोगों ने एक उम्मीद के साथ एक सरकार को मुंतखब किया था बड़ी अक्सरियत से, जो जीत के आए इस उम्मीद पर। जो कई बरसों से लोग मुश्किलात में फंसे हुए थे, मुख्तलिफ मामलात मराहिल में फंसे हुए थे, और उम्मीद ये थी कि अब उन्होंने एक ही पार्टी को सिलेक्ट किया, इस लिहाज से भी कि शायद हमें इनके साथ जो हमारे मामलात मुश्किलात है उसका मदावा हो जाए। मगर अब दूसरा साल शुरू होने को है, तो आपने देख लिया कि 1 साल 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी हम अभी भी उसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफा हुआ कई हालात से, कई मामलात से। जबकि उन्होंने कहा था कि हम बिजली में बाज़ाब्ता 200 यूनिट फ्री देंगे, मुफ्त राशन देंगे और 12 सिलेंडर देंगे, 1 लाख मुलाजमीन 1 साल में भर्ती करेंगे। और आपने देख लिया कि आज तक किसी चीज पर अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि बेरोजगारी का सबसे संगीन तरीन मामला है। क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिल्कुल टोटली नाउम्मीद है इस वक्त, क्योंकि इस दौरान आपने देखा कि कोई हलचल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई, तो वो भी एक कारण है। दूसरा, जो उन्होंने बातें कहे थे किसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। और रिसेंटली जो इलेक्शन हुई, जो ज़िमनी इंतखाबात नेगरोटा और बडगाम में हुई, जो यू टर्न वहां पर हुई, हालांकि ये इलेक्शन है, इसमें यू टर्न की बात में तो नहीं है, ये किसी जागीर की नहीं होती है, कोई सीट या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई जगह। ये जमहूरियत का एक उसूल है कि इलेक्शन इसीलिए होते हैं कि लोग किसको चाहें, किसको मुंतखब करें। अब लोगों ने आज एक तब्दीली चाही, और जिस वजह से भी एक हलचल है यहाँ पर, इलेक्शन के साथ ही 1 साल के बाद ही लोगों के जहन बदलने लगे हैं, ये भी हलचल का एक कारण है। तो इसी तरह और भी कुछ इसके साथ मसाइल हैं। जब जिक्र आपने वैष्णो देवी के ये जो एडमिशन के बारे में, हालांकि मैं उस इंतजामिया का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वहाँ पर इंतजामिया है, जिन्होंने मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन की, दयानतदारी और ईमानदारी से सिलेक्शन का किया, उस आधार पर नहीं कि ये वैष्णो देवी है या इसका क्या ताल्लुक है, क्या मंशूर है, बल्कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के जो आईन है, कवानीन है और ये एजेंडा है, उसके तहत ही उन्होंने सिलेक्शन की, बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी। और हर इदारे में, चाहे कोई भी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह की यूनिवर्सिटी हो, ओंतीपोरा में इस्लामी यूनिवर्सिटी हो, या श्रीनगर में इस्लामिया कॉलेज हो, इस्लामी नाम जोड़ने से सिलेक्शन और एडमिशन उस आधार पर नहीं होता है, बल्कि नॉर्म्स के मुताबिक होता है, जो ऑलरेडी इस बारे में मुरतब किए गए होते हैं। तो उसी आधार पर वहां भी सिलेक्शन हुआ। अब बदकिस्मती है हमारी कि जम्मू कश्मीर में हर एक नुक्ता नजर को इस एंगल से देखा जाता है कि रीजनलिज्म, मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिन हम कल मना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन डे,
उसने हमें इन चीजों से बालातर रखा है। हर एक को बोलने की आजादी, हर एक को रोटी खाने की आजादी, हर एक को काम करने की आजादी, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। अब एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम सड़कों पर आ रहे हैं कि नहीं गलत हुआ। क्या गलत हुआ? अगर इंतजामिया ने शफाफियत का इजहार किया, शफाफियत की बुनियादों पर, चाहे उसमें मुसलमान आए, सिख आए, कोई आए, मेरिट की बुनियाद पर हुआ है। अगर सरकार के इमाम पर हुआ होता या करप्शन की बुनियाद पर हुआ होता तो चिल्लाना लाजमी था कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार हम चिल्लाएंगे, मैं समझता हूँ यही नाइंसाफी है। मगर अगर हम जम्मू कश्मीर हुकूमत की बात करें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने साफ वाज़ह किया कि मेरिट बेसिस एग्जाम हुआ, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब बीजेपी सवालात उठा रही है। मैंने तो इसका, अगर उन्होंने मुख्तसरन कहा तो मैंने तफसीलन इसका जिक्र किया कि ये मेरिट पर ध्यानदारी और ईमानदारी, शफाफियत से ये सिलेक्शन हुआ। अच्छा हकीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर में सर्दियों का मौसम है, बिजली को लेकर लोगों के मसाइल है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकारें आती है, बिजली फीस में इजाफा होता है, मतलब लोगों का जो मुतालबा है बिजली फीस में कमी और बेहतर बिजली, तो क्या करने की जरूरत है ताकि अवाम के जो मुतालबात है वो पूरे हो? देखिए, बदकिस्मती सबसे पहले ये भी यहाँ पर हुई है। अरब ममालिक को अल्लाह ताला ने तेल और पेट्रोल दिया, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी नियामत पानी दिया। जिस आधार पर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर इब्तिदा से सरकारों ने इन पावर प्रोजेक्टों की तरफ तवज्जो मबजूल की होती, हमें किसी कंट्री या किसी मरकजी सरकार से तामीर और तरक्की के मामले में मदद लेने की जरूरत नहीं थी। उसके एक बरक्स क्या हुआ, हमने अपना ही पानी NHPC और दूसरों एजेंसियों को दिया, और हमारे पानी का इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान के बहुत से स्टेट्स कर रहे हैं, और हमें अपने ही पानी का अपना ही पावर वहां से खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत दामों पर। तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि साबिका सरकारों ने कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी, इसलिए हम इन आयाम में मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि अपना ही पावर हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। करने की क्या जरूरत है? तो ये चीज पहले कि NHP से उनके साथ बाज़ाब्ता ये रिश्ता तोड़ना चाहिए। अपने पावर प्रोजेक्ट जो बार बार हर एक सरकार ने, नेशनल सरकार ने, PDP सरकार ने, जो बिल्कुल कह रहे थे कि बहुत जल्द हम NHPC से अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे, टिल डेट कोई पावर प्रोजेक्ट्स उन्होंने वापस नहीं लाया। हमें उनसे ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाने चाहिए, ताकि हम बिल्कुल हर मामले में, डेवलपमेंट में, इक्तिसादी मैशियत में हम खुद कफील बनेंगे। और जो हम इस वक्त मुश्किलात मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले हमें छुटकारा मिलता, और अगर हम उस पर मामूली नॉमिनल फीस वो लेते, उस वक्त ये पॉसिबल था। और आज भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से एक मामला 20% सुबह शाम हम हाई करेंगे, अवामी दबाव के तहत तमाम पार्टियों ने मिलजुल कर हम नहीं कहेंगे हमने ही किया, हमने भी अपना रोल अच्छा उसमें अदा किया, और लोगों के दबाव में आकर सरकार को फिर अपना फैसला बदलना पड़ा कि उन्होंने सिरे से नकारा कि हमारी ऐसे कोई बात है नहीं है। अगर इसी तरह जायज तरीके से जो जुल्म इस वक्त हो रहा है, इसके तगीर तब्दील करने के लिए लोग इसी ढंग से अपने आवाज बुलंद करते और अमन तरीके से, ये नामुमकिन नहीं है कि लोगों को बहुत जल्द इस मुसीबत से निजात मिले, मगर हमें हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। मगर हुकूमत लगातार ये कह रही है कि रियासती दर्जा न होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं।
मुझे जरा ये बताया कि पावर का मसला कल का नहीं है ना, सबसे बड़ा मौजू आज जम्मू कश्मीर और वैली में यही है। ये पावर का मसला हमारे पास 70 साल से है। 8 ही साल 6 ही साल हो गए कि जब सरकारों से ये इक़्तिदार वापस लिया गया था और गवर्नर नाराज हुआ। वो जरा बताए उन्होंने कौन सी पेशरफ्त की थी पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने में, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में बार बार वो दोहरा रहे थे। आज हमें इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। जब इससे पहले स्टेट यहाँ थे वो जरा बताए बेरोजगारी पर उन्होंने कौन से काबू पाया। वो ये जरा बताए कि डेवलपमेंट में उन्होंने कौन से बड़े प्रोजेक्ट, कौन सी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लाए जहां पर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता, वो अपने बड़े बड़े यूनिट खड़ा कर देते। क्या वो उस वक्त इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके? एक बहाना है। अगर इनको करना है या करने की एक चाहत होती तो इस वक्त भी कर सकते हैं। सिर्फ होम डिपार्टमेंट गवर्नर के पास है, पुलिस के बगैर इनके पास सारा है। अगर इस वक्त ये अपने मामलात अपने काम करवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं अपने लिए, टीए बढ़ाते हैं, सीटीएफ बढ़ाते हैं, जो अपने अपने मखसूस एरियाओं में काम करवाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, बाकी स्टेट को एक तरफ इन्होंने मुस्तरद किया। वहां अगर ये कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं, बाकी एरियो को कैसे ये इग्नोर करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। ये जरा मैंने इससे पहले भी ये लफ्ज दोहराया, ये व्हाइट पेपर इशू करे ये सरकार कि गवर्नर ने इनको कहां पर रोका और किस प्रोजेक्ट को, किस काम को, जिसकी फाइल इनकी वहां पड़ी है उसने उसको रोका। हम तमाम पार्टियों से हम गुजारिश करेंगे, मुत्तहिद होकर हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, उसको हम कहेंगे कि मुंतखबा सरकार है, 50 मेंबरान इनके पास है और ये उनको लोगों का मैंडेट है, इस मैंडेट का आप एहतराम करें। वरना पॉलिटिक्स करना, ये शोर गौगा करना, ये अलग बात है। करने और करने में अंतर है। अगर हम बात करेंगे, अभी हर कोई बात कर रहा है, जो मौजूदा सरकार है उस पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर निशाना साध रही है बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, वजीर थे माजी में, या अगर हम कहेंगे तब इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? आखिर कहाँ पे रुकावट आ रही थी या कौन नहीं चाह रहा था ये करना? मैंने इसका जिक्र किया ना, अगर जब हुकूमत, मुंतखबा हुकूमत चाहे किसी की भी थी, उनको किसने रोका था उस वक्त पन पावर प्रोजेक्ट बनाने में या एनएचपी से पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाने में या यहाँ बड़े इंडस्ट्रियां खोलने में? कौन सी बात उस वक्त हाइल थी? ये करने की बात होती है जब चाहते हैं सरकार लोगों की, जो उन्होंने हमारा मिजाज समझा कि ये जब इलेक्शन आते हैं कोई न कोई जज्बाती नारा, उस वक्त यहाँ के जो भी कोई हो, हालांकि इन्होंने एक जुमला बनाया है बीजेपी। मैं समझता हूँ कि बीजेपी मरकज में एक स्टेट सेंट्रल लेवल की एक बहुत बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। उनका क्या एजेंडा है हमें उसके साथ इख्तिलाफ है, मगर एक पार्टी है। इसी तरह कांग्रेस है, इसी तरह दूसरे पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट है, इसी तरह और भी बहुत पार्टियां हैं स्टेट में भी और मरकज में भी। पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है। इस सबसे पहले अगर बीजेपी को हाथ लगाया और कंधे पर चढ़ाया वो उमर साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसने 5 साल तक वहां पर बहसीत वजीर काम किया और दूसरी टर्न में मुफ्ती साहब ने और मैडम जी ने मिलजुल कर उनके साथ सरकार बनाई और हुकूमत की। आज वही लोग चलाते हैं, जबकि पहले लोग यही है जिन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया। अपने पॉलिटिकल चीज को नचाने के लिए अगर कोई उधर उनके तरफ हाथ बढ़ाए
तामीर और तरक्की के लिहाज से काम के लिए, उसको बाज़ाब्ता ये लेबल लगाते हैं ये बीजेपी है। यही असेंबली में हुआ कि जो भी पार्टियां थी हर एक को बीजेपी की लेबल लगाई गई। बदकिस्मती है यहाँ के लोग अभी भी पॉलिटिकली इस चीज को भांपते नहीं कि किसने किस वक्त में क्या किया। अगर आप देखेंगे जब 84 में हमारी सरकार बनी, जब उस वक्त गुलाम मोहम्मद शाह के ये सरकार बनाई कांग्रेस आंध्र मंत्रालय के साथ, आप उस मुख्तसर वक्त को याद करिए जब सरकार में विल होती है, आप जो भी प्रोजेक्ट, जो भी स्कूल, जो भी सड़कें और जितना उस वक्त एम्प्लॉयमेंट के बारे में इकदाम उठाए गए, वही सिलसिला आज भी चल रहा है। 36,000 लोग जुमिश कलम डेली वेजर्स उस वक्त परमानेंट बनाए गए। आज देखिए हर एक ने अपने अपने एजेंडे में डेली वेजरों का ये रखा कि बाज़ाब्ता हम इनको मुस्तकबिल करेंगे, परमानेंट बनाएंगे। कौन सी सरकार है फारूक साहब से लेकर आज तक जिसमें मैं भी था, मुफ्ती साहब भी थे, आज़ाद साहब भी थे, फारूक साहब भी थे, महबूबा जी भी थी, उमर साहब भी थे, जिसने ये कमेटियां बनाई इनको परमानेंट करने, किसने आज तक इनको परमिट किया? किसी कोई मुदावा करने वाला नहीं है। अच्छा, मुख्तसरन जानना चाहेंगे सयाजी मकामात दूध पथरी की अगर हम बात करें, अभी लगातार बंद है। हालांकि आपने लास्ट टाइम कहा था, एलजी मनोज सिन्हा ने वादा किया इसको जल्दी खोल, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। ये बड़ा अहम इशू है। इक्तिसादी तौर पर हम बहुत पसमंदा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहां हमारे बेरोजगार नौजवान, ताजिर लोग, दुकानदार लोग, मरकबान या ट्रांसपोर्टर इस पर अपना गुजारा करते थे। बदकिस्मती हुआ पहलगाम का वाक़ा हुआ, एक ये वाक़ात होते रहते हैं इसी मुल्क में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी, मगर बदकिस्मती से इस किस्म की कदगन नहीं लगाई जाती है कि हर एक चीज़ को बंद करो, ये करो, वो करो। अगर हम देखेंगे कि पहलगाम से हमें जितना दचका मिला, एक बदकिस्मती थी। अब कुछ डेस्टिनेशन उन्होंने तो खोल दी, और दूध पथरी जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, इस वक्त फेमस एक जगह है, और उसके साथ तोश मैदान और यूसमर्ग भी है, जिसको बड़ी मेहनत के साथ हमने अपने वक्त में इनको तामीर किया, ईजाद की, उजागर किया, और बड़े हद तक यहाँ इस वैली में ही, मैं इलाके में नहीं कहूँगा बल्कि कश्मीर में इसी बहुत हद तक बेरोजगारी पर एक को दूर करने में हम कामयाब हुई थी इस लिहाज से। और बदकिस्मती है कि मैं गवर्नर साहब से 2 बार मिला इस सिलसिले में, और भी इरादा है चंद दिनों के अंदर उसको रिक्वेस्ट करेंगे सिर्फ इन 3 डेस्टिनेशन और दीगर मामलात के बारे में। आपकी इस प्रोग्राम की वसात से गवर्नर साहब से पुरजोर अपील है, और उमर साहब से भी अपील है, और इस लिहाज से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक MP साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, और स्पीकर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, 2 मेंबरान असेंबली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बदकिस्मती है वो इसको खोलने में बिल्कुल टोटली आज तक खामोश रही। कोई ऐसी बात सरकार प्रेस नोट देने से या जबानी बात करने से वो अलग बात है, उनके हाथ में सरकार है। उमर साहब टूरिज्म मिनिस्टर है, उनको चाहे एक जबान होकर बात करे, और उमर साहब को चाहे इस बारे में पूरी कदम उठाए। और मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से कि आपने वादा भी किया मेरे साथ भी, मेरे साथ वादा छोड़ो अवाम के साथ, उनको ये मौजूदा इस दौर में इन तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस जितना जल्दी मुमकिन हो सके दूध पथरी समेत इन तीनों डेस्टिनेशन को अवाम के लिए खोल दे, ताकि जिस गुर्बत और उनके कर्जे हैं, लोन है, मुश्किलात में मुब्तला है, ताकि उनको इलाके को भी, लोगों को भी
اس مصیبت سے نجات ملے۔ بالکل، تو یہ سابق وزیر حکیم محمد یاسین تھے۔ حالانکہ انہوں نے سرکار سے کہا کہ اگر واقعی حکومت یا ریاستی درجہ بحال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائے تو ایک وائٹ پیپر جاری کرے اور صاف کرے کہ کہاں پر ایل جی منوج سنہا انہیں کام کرنے نہیں دیتے، تو ساری پارٹی مل کر ایل جی منوج سنہا کے ساتھ پاس جائیں گے، نیشنل کانفرنس کی مدد کرے گا۔ حالانکہ سیاسی مقام دودھ پتری کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر سے ایل جی منوج سنہا سے اپیل کی ہے۔ سیاسی مقام دودھ پتری کے ساتھ ساتھ یوسمرگ اور توسم میدان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کا جو روزگار، کیونکہ کافی وقت سے لوگ بے روزگار پڑے ہیں، ان کو روزگار فراہم ہو سکے۔ نیوز 18 کے لیے خان صاحب بڑگاؤں سے میں عابد حسین۔